हे गाइस, बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विचार को हम डिटेल्ड आज पढ़ेंगे और मतलब जितने भी बारीक चीजें होगी वर्ण विचार के अंतर्गत सभी का आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल फोकस करते हुए इस लेक्चर को रीड करना है, पढ़ना है और उसके बाद पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करने हैं और उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, अन्यथा उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब जाके आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार टॉपिक। पहले बात कर लेते हैं वर्ण क्या होता है। भाषा की देखो, एक तो वर्ण होता है, एक ध्वनि होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर लिखित रूप में पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। अगर मौखिक रूप में पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। ठीक है, ये अंतर है वर्ण और ध्वनि में, और सब कुछ हम आगे पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें। अर्थात लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? लिखित रूप में फोकस करने की बात क्या है? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, जैसे कि क ग इस तरीके से लिख रखे हैं। इनके नीचे हलंत क्यों लगा हुआ है और ये ए और ई के नीचे क्यों नहीं लगा हुआ है, सब कुछ आगे क्लियर होगा। वर्ण वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर में, दूसरा व्यंजन में, जो कि आप पहले से जानते होंगे। अब चलते हैं ध्वनि। वर्ण की तो हमने बात कर ली, ध्वनि क्या होती है? मौखिक रूप से, किस रूप से? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दोनों को ध्यान रखिएगा। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अर्थात जब किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाए तो उसे ध्वनि कहते हैं। मतलब जब किसी अक्षर को या वर्णों के समूह को अगर हम वर्बली बोलते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं, तो मौखिक रूप से जो भाषा की इकाई होगी वह ध्वनि होती है। ठीक है, तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, अब वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है? जैसे कि नितेश ये शब्द है। ठीक है, नितेश शब्द है, तो ध्वनि, ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि में अपन बोलते हैं तो अपन इस न को, हलंत वाले न को न बोल नहीं सकते, क्योंकि न बोलने का अर्थ है न प्लस ए। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलेंगे? आप बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीतेश है, नी है, यहाँ पे नीतेश बोलेंगे अपन। तो नी को नी ही बोल सकते हैं अपन, ऐसे एक साथ ऐसे नहीं बोल सकते न प्लस ई, इसको अलग अलग बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ध्वनि नी की ही निकलेगी। ठीक है, इसको हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इसको न बोलेंगे तो ए साथ में आ जाएगा। ठीक है, वो गड़बड़ कर देगा। तो कुल मिला के ध्वनि किसकी ही बनेगी? केवल नी की बनेगी। कुल मिला के एक चीज ध्यान रख लेना अपनी जिंदगी में, जितने भी व्यंजन होते हैं, क वर्ण कैसे गृह तक, ठीक है, फिर चाहे से इस तरीके से जितने भी व्यंजन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? वो हलंत के रूप में होते हैं, जब तक कि वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको बोल नहीं पाते। जैसे कि क है, ये लिखा हुआ है हलंत वाला क, हम इसको बोल नहीं पाएंगे। बोलने के लिए हमको इस क को बोलना पड़ेगा। ठीक है, इस क को हम बोल पाते हैं, और इस क का मतलब है क प्लस ए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि व्यंजन को हम तभी बोल पाएंगे जब उसमें कोई स्वर जुड़ जाए, जैसे कि ए जुड़ गया। तो कुल मिला के ध्वनि, ध्वनि का मतलब बोलना, और बोलने का मतलब न को जब भी बोल पाएंगे जब उसमें कोई उसमें कोई स्वर जुड़े। तो कुल मिला के इसको बोलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? आप न बोलेंगे, न तो बोल नहीं सकते। तो कुल मिला के जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, जितने भी व्यंजन हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? उनको हलंत लगा के लिखते हैं, तब जाके वो व्यंजन होते हैं एकदम शुद्ध रूप से। ठीक है, तो उनको हम बोल नहीं पाते। ठीक है, व्यंजन को हम बोल नहीं पाते। एक चीज ध्यान रख लेना, व्यंजन को हम बोल नहीं पाते। बोलना है तो उसके साथ भाई साहब स्वर को मिलाना पड़ेगा। जितने भी 11 स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर को मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको एक रूप दे पाएंगे और बोल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे न में हमने ई मिलाया, न में ई मिलाया, ये वाला छोटा ई, और ये बन गया नी, तब जाके हम इसको मौखिक रूप से नी बोल पाए। लेकिन भाई साहब लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं इसको न और ई। तो कुल मिला के वर्ण, वर्णों को हम इस तरीके से, वर्णों का मतलब क्या होता है? वर्णों का मतलब जैसे कि ये न और ई वर्ण है, हमने इसको लिखित रूप दे दिया, लिपि में लिखित रूप दे दिया, तो वो अक्षर कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ठीक है, कुल मिला के वर्णों को हम इस तरीके से पृथक पृथक कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि को पृथक नहीं कर सकते। ध्वनि का मतलब होता है बोलना, और इसको हम बोल नहीं सकते इनको। ठीक है, तो कुल मिला के हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नी ते स।
ठीक है। तो कुल मिला के ध्वनि तो इस तरीके से बनेगी, तीन जो नितेश है उसको तीन टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है ध्वनि के लिए, लेकिन वर्ण के लिए तो हम इसको छह टुकड़ों में, क्योंकि एक तो व्यंजन को, फिर प्रत्येक व्यंजन में से इसकी मात्रा को पृथक कर सकते हैं। इस तरीके से ध्वनि और व्यंजन में, ध्वनि और वर्ण में अंतर होता है, ठीक है। और अक्षर क्या होता है, अक्षर की परिभाषा अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ी क्लिष्ट परिभाषा है, सीधा बता देना चाहता हूं मैं। अक्षर क्या होता है, अक्षर होता है जैसे कि ये वर्ण है, हमने अभी ये वर्ण पढ़े, तो ये वर्ण है, इन वर्णों को अगर किसी लिपि में, लिपि का मतलब देवनागरी हो कुछ भी हो, तो लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है, इन वर्णों को, इन्हीं वर्णों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, तो अक्षर कहलाते हैं। अब पढ़ लेते हैं अक्षर को, ठीक है। अक्षर किससे मिलके बना है, ए प्लस शर। ए का मतलब नहीं है, क्षर का मतलब नाश, मतलब जिसका नाश नहीं है, मतलब यानी जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सके, ठीक है। तो मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओम, ये तो यार तीन टुकड़े हो गए, इसको तो ओ लिख सकते हैं भाई साहब, ये तीन टुकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जैसे कि आप प्राणायाम करते हो तो नाक से वो ओम इस तरीके से ध्वनि निकालते हो, क्या आप उसको टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं? वो तो एक ही ध्वनि है, उसको आप तोड़ के बोल दीजिए। मैं कहना चाहूंगा उसको आप तोड़ दीजिए उस ध्वनि को। कुल मिला के लिखने का, लिपि में लिखते हैं उसको तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन वो एक ध्वनि मात्र है, ठीक है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कुल मिला के चलो इसको छोड़िए, ठीक है। ओम राम ये तो कुल मिला के क्या है, ये ओम राम ये कुल मिला के अक्षर है, ठीक है। वर्णों का समूह जिसको हम लिखते हैं वो भी अक्षर कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे कि मैं सीधा बताना चाहूँ तो जैसे कि मैंने नितेश ये कुल मिला के ये नितेश एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे जो मैंने इसको लिख के बताया है, यहाँ पे मैंने जो इसको लिख के बताया है, ये लिखा हुआ रूप ही इसका अक्षर कहलाता है। ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। कुल मिला के वर्णों को लिखित रूप प्रदान कर दो, अक्षर मिल जाएगा। चलिए खत्म अक्षर की कहानी, आगे बढ़ते हैं शब्द की तरफ। शब्द क्या होता है, मिला दो अक्षरों को। अक्षर जब मिल जाएंगे या वर्णों का सार्थक समूह है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया मुख जबानी, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर लिखित रूप में वर्णों को लिखेंगे तो अक्षर बन जाएंगे। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं भाई अक्षरों का, लेकिन वो सटीक नहीं बैठता, हम ऐसे कहेंगे अक्षरों का सार्थक समूह है। तो उसमें क्या होगा, अक्षर तो ये भी है, ठीक है, ठीक है। अक्षर तो ये भी है, कुल मिला के वर्णों का समूह भी अक्षर है, उसको लिखित रूप प्रदान किया जाए तो, ठीक है। जिसका टुकड़ा नहीं हो वो अक्षर है। लेकिन वर्ण क्या है, वर्ण तो मुख्य रूप से क्या होते हैं हमारे, 44 होते हैं, किसमें, हिंदी में 44 होते हैं, तो वर्णों को उनको काउंट किया जाएगा। तो कुल मिला के शब्द की परिभाषा क्या होगी, वर्णों का सार्थक समूह। किसका, वर्णों का। वर्ण कितने हैं हिंदी में मुख्य रूप से, अभी हम पढ़ते हैं नॉर्मली, वो 44 होते हैं। तो इन 44 से मिलके जो सार्थक समूह बनता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वह शब्द कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि क मिला, फिर ल मिला, फिर म मिला, ये कुल मिला के क्या है, वर्ण क्यों है, वर्ण ही तो है, क ये और अ ये, ठीक है। क उसके बाद मैं, क उसके बाद ये ल में भी फिर अ छुपा हुआ है, और मैं में भी फिर अ छुपा हुआ है। तो कलम, कलम मिल गया, कलम इसको मिलाने से कलम बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, वर्णों का सार्थक समूह शब्द मिल गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तीन वर्ण मिलाए, कमल मिल गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ तक, ठीक है, वर्ण से लेके यहाँ तक। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ठोकिए, ठीक है, हम आपको वहीं पे जवाब देंगे। अब चलते हैं आगे। विशेष क्या है, शब्द के बारे में फोकस करना, शब्द के बारे में विशेष है। शब्द के बारे में क्या विशेष है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। चिंता ना लीजिए बाबू, हम आपको आगे बताएंगे, एक साथ सभी का निचोड़ एक पन्ने में दे देंगे, ठीक है। तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये चीजें घिचपिच हो रही है तो याद क्या करना है, वो सब कुछ आज हम आपको आगे जाके बताएंगे। अभी तो केवल आपको नजरें घुमानी है इस पे, ठीक है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। देखो वर्ण जैसे कि हमने क्या लिख दिया, फिर अ लिख दिया, फिर प लिख दिया, ये तो हो गए वर्ण, ठीक है। वर्णों की एक थैली भर ली हमने। लेकिन हम उसको जैसे ही व्यवस्थित रूप दे देते हैं, अ के बाद में लिखते हैं आ, और क के बाद में लिखते हैं ख, इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो वो व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अव्यवस्थित कर दोगे तो वर्णमाला नहीं रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डॉट डॉट का मतलब है कि पूरी क्या है, वर्णमाला हमने लिख दी है। वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, जब शब्दों के सार्थक समूह, मतलब यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक सार्थक
समूह बनाते हैं, ठीक है। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का, किसका, इसको फोकस करना है, पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे कि कृष्ण गाय, यहाँ तक हम छोड़ देते तो ये वाक्य नहीं कहलाता। कृष्ण गाय यहाँ तक लिख देते तो ये तो इसका मतलब ये हो जाता है, कृष्ण तो इसका विशेषण हो जाता है, कृष्ण का मतलब काली गाय, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा अर्थ देना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ कब मिलेगा, कृष्ण गाय चराता है, मतलब कौन, कृष्ण, यहाँ पे व्यक्ति है कोई, कृष्ण गाय चराता है, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो इस तरीके से राधा गाना, अब राधा गाना यहाँ तक लिख देते तो पूरा अर्थ नहीं मिल रहा अपन को, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा अर्थ कब मिलेगा, राधा गाना गाती है, ठीक है। इस तरीके से ये शब्द है, प्रत्येक शब्द है ये, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक शब्द है। तो कुल मिला के ये शब्द मिलके क्या बनाया, शब्द मिलके एक वाक्य बनाया, ठीक है। तो पूर्ण पूरे के पूरे अर्थ का बोध करा रहा है, मतलब वाक्य। वाक्यांश क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। वाक्यांश मतलब वाक्य प्लस अंश, वाक्य का अंश वाक्यांश है। मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते, पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते, वाक्यांश कहलाते हैं। यहाँ पे तो पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे कृष्ण गाय चराता है, इसमें क्या छुपा है, कृष्ण गाय चराता है, गाय चराता कौन है, कृष्ण चराता है, कृष्ण क्या चराता है, गाय चराता है, सब कुछ यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा जो वाक्यांश होता है उसमें पूरा बोध नहीं कराते, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली किसी की तरफ इंडिकेशन कराया जाता है, मतलब, ठीक है। तो कुल मिला के वाक्यांश वो होते हैं जिनमें पूरे अर्थ का बोध नहीं, जो पूरे अर्थ का बोध नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि जिसके जैसा दूसरा न हो, इसके कहने का मतलब क्या है, ये किसी व्यक्ति विशेष को मतलब आपको नोटिस करवा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये कंप्लीट वाक्य का बोध करा रहा है। तो कंप्लीट वाक्य तो ये बन नहीं रहा, क्योंकि वाक्यांश इसकी वजह से कंप्लीट वाक्य तो हो नहीं सकता। तो कुल मिला के जो भी इस तरीके के वाक्य होते हैं, जैसे कि जिसके जैसा दूसरा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। तो ये किसी के लिए, मतलब किसके लिए कह रहा है पता ही नहीं है, मतलब ये थोड़ा मतलब दिमाग में ऐसे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई किसके बारे में कह रहा है, जिसके जैसा दूसरा कौन, दूसरा ना हो, मतलब कोई दूसरा ना हो। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है पता ही नहीं चल रहा, मतलब पूरे अर्थ का बोध नहीं करा रहा। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो कुल मिला के आस्तिक हो जाएगा वो। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति विशेष की तरह बोध करा रहा है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला राम ही है, ये तो पूरा वाक्य हो जाएगा। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाला आगे का मिसिंग है, आगे का मिसिंग है, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा एक वाक्य नहीं है, वाक्य का एक टुकड़ा है, तो वाक्यांश कहलाएगा। आप इतने समझदार हो, मेरे को पता है कि आप इजीली पहचान पाएंगे वाक्यांश क्या है, वाक्य क्या है, ठीक है। अब चलते हैं पद की तरफ। पद में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, भाई पद क्या है, पद क्या है। जब हम पहली बार देखते हैं किसी चीज को, जैसे पद को, तो हम, जैसे कि आपने पहले पढ़ दिया होगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप जैसे डायरेक्टली देखेंगे तो इजी चीज है, उसके बावजूद आपको पता नहीं चलेगा कि पद क्या है। पद क्या है, पद शब्द ही है। पद क्या है, पद शब्द को ही कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। जैसे कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाता है, ठीक है। तो व्याकरणिक रूप मिलने के बाद वो पद कहलाता है। जैसे कि महेश फुटबॉल खेलता है, अब जैसे कि हम लिख देते हैं महेश, ये क्या है, ये शब्द है, किसी का नाम है, ठीक है। अब तक तो ये शब्द था, लेकिन जैसे ही हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया, यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया, महेश फुटबॉल खेलता है, तो ये पद बन गया। कैसे पद बना, क्योंकि इसको इस वाक्य के अनुसार कर्ता की उपाधि मिल गई, फुटबॉल को कर्म की उपाधि, और खेलना खेलता है इसको क्रिया की उपाधि मिल गई। तो ये पद कौन सा पद हुआ, महेश कौन सा पद हुआ, कर्ता पद, और फुटबॉल कौन सा पद हुआ, कर्म पद, ठीक है। इस तरीके से खेलता है, क्रिया पद हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, पद, ठीक है। अब चलते हैं विशेष। विशेष किसके बारे में कहा गया, पद के बारे में। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने बताया महेश, तो वह शब्द ही होता है। जैसे कि महेश लिख दिया तो ये महेश शब्द ही है, जब तक कि इसको वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे कि महेश फुटबॉल खेलता है, तो इसको एक तरीके से व्याकरणिक रूप से कर्ता की उपाधि मिल गई है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कौन सा पद हो जाएगा, कर्ता पद। तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द ही पद हो जाता है। अब हल हलन, हल किसको कहते हैं, व्यंजनों को कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में हल व्यंजनों को कहते हैं। अ, तो संस्कृत की बात संस्कृत में करेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं हम हल हलंत। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, बाबू आप कहना क्या चाहते हो, जानते हैं भाई ये कहना क्या चाहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण, मैंने आपको ये चीज पहले बता दी है, अभी अभी कुछ कुछ टाइम पहले। तो फोकस करना कि भाई मैं कहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ। प्रत्येक व्यंजन स्वर के सहयोग से बोला जाता था, सही, स्वर के सहयोग से बोला जाता है। मैंने बोला था
कि भाई कोई भी व्यंजन हो, जैसे कि ये व्यंजन है, शुद्ध रूप है, हलंत लगा हुआ ही शुद्ध रूप होता है, ठीक है। जब वो हलंत नहीं लगा हुआ होता है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्वर मिक्स है, ठीक है। जैसे कि ये क है, इसका मतलब क्या है, क प्लस ए, इसमें स्वर मिक्स है, ठीक है। तो ये शुद्ध नहीं है। तो कुल मिला के शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध वही व्यंजन होगा जिसमें हलंत होगा नीचे। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। इस क को हम बोल नहीं सकते, बोलने के लिए स्वर की सहायता ही लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में कभी ऐसा मिल जाए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्रत्येक व्यंजन को मतलब यानी कि स्वर के सहयोग के बिना बोला जा सकता है, तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। स्वर के सहयोग के बिना किसी भी व्यंजन को बोला तक नहीं जा सकता, ठीक है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है, तो इसे अधूरा व्यंजन कहेंगे, ठीक है। पूर्ण व्यंजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन शुद्ध है ये। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, जैसे कि ये खींच रखी है, ये तिरछी रेखा, ओहो बाबू भैया, ये तिरछी रेखा खींची जाती है, इसे ही हलंत कहते हैं। तो हलंत किसे कहते हैं बाबू भैया, इस रेखा को कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क है, ये कंप्लीट है, तो इसमें कंप्लीट है, इसका मतलब भाई साहब शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिक्स है, और कुछ ना कुछ वो क्या है, वो स्वर है। यहाँ पे ए मिक्स है, की में बड़ी ई मिक्स है, पे में ए मिक्स है, हो में ओ मिक्स है, और इनका शुद्ध रूप ये हो गया हलंत वाला, ठीक है। इस तरीके से अब मात्रा, व्यंजनों में अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि ये है क्या है, इसको बोल नहीं सकते, इसमें अलग अलग उच्चारण, जैसे की बोलना है अपन को, के बोलना है, इस तरीके से उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए हम के लिए जब हम उनके स्वाद उनके साथ मतलब इन व्यंजनों के साथ जब स्वरों का योग होता है, ठीक है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जैसे कि न है, अब इस न को तो मैं बोल नहीं सकता, हलंत वाला है। अब मैं इसको नी बोलना चाहता हूं, तो कुल मिला के न में क्या जोड़ूंगा, ई जोड़ूंगा। तो क्या ये न ई ऐसे इस तरीके से जुड़ेगा इसमें, कुल मिला के क्या इसको मैं दो चीज बनाता हूँ, चलो। एक तो बना दिया मैंने नी, और मैंने इसको बना दिया नहीं। तो हम कौन सा लिखते हैं, किसको सही मानते हैं, इसको मानते हैं। तो कुल मिला के इसको सही मानते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही किसी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है तो वो मात्रा का रूप ले लेता है। तो ये ई है, इसने किसका रूप ले लिया, इसने इस मात्रा का रूप ले लिया बाबू भैया, इस मात्रा का, ठीक है। वो ई न रह के मात्रा बन गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जब किसी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो वो मात्रा का रूप ले लेता है। इस पूरी राम कथा का मतलब यही था। अब चलते हैं बाबू भैया निचोड़। निचोड़ लिख लीजिए, निचोड़ क्वेश्चन बनेगा, यहीं से ठुकेगा सीधा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बनता है तो कलर चेंज कर लेते हैं। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बोला था वर्ण कहलाती है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और देखो, दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को फोकस करिएगा, मैंने मिलाई है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, आंख बंद करके, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण लिखना है। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी हमको क्या मान के चलना है भाई, वो लिखित रूप में पूछ रहा है, ठीक है। अगर लिख दिया जाए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब लिखा जाए, केवल मौखिक रूप जब लिखा जाए तब जाके ही हमको ध्वनि करना है, अन्यथा हमको सीधा वर्ण ही करना है। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए या लिखित रूप में पूछी जाए, वर्ण करना है, लेकिन मौखिक रूप से पूछी जाए तब ही ध्वनि करना है। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। लेकिन अगर भावार्थ के आधार पर पूछ लिया जाए, भावार्थ किसका निकलता है, वाक्य का, तो भावार्थ के आधार पर वाक्य की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, भावार्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर शब्द। आगे चलते हैं स्वर। अब देखो, ये मतलब आलतू फालतू मतलब न जाने कितने तरीके की परिभाषाएं मिलेगी, लेकिन हमको परिभाषा पे फोकस नहीं करना है, हमको कंसेप्ट पे फोकस करना है। स्वतंत्र रूप से, स्वर का मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, बस ये ध्यान रखना है। और कुछ भी नहीं है स्वर जिन जो स्वतंत्र रूप से मतलब, जैसे कि हम ए आ ई बोलेंगे तो हमारे जीभ बीभ कुछ नहीं टकराएंगे आपस में, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगी, तो वो स्वर कहलाते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं परिभाषा, पढ़नी तो है ही, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर है, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। कुल मिला के पहली बात तो, जब हम स्वरों को बोलेंगे तो ये जीव वीव सभी चीजें
उनकी जगह रहेगी, मतलब कुल मिला के किसी से नहीं टकराएगी। और दूसरी बात, इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनको स्वतंत्र, ये इनका मतलब ये स्वतंत्र परिंदे हैं, इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए को ए ही बोलेंगे, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ए को आ बोलेंगे। इस तरीके से ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथवा लिख के दूसरी परिभाषा लिख रखी है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वागे यंत्र के किसी अवयव से स्पर्श किए बिना, मैंने बोला किसी से नहीं टकराएगी, स्वतंत्र रूप से निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11, संस्कृत में 13 होती है, क्योंकि वहां पे एक तो री बड़ा वाला आ जाता है, ठीक है, ये री बड़ा वाला हो जाता है इस तरीके से, और एक री आ जाता है, ये ध्यान रखना। संस्कृत में ठीक है, तो वहां पे 13 होती है, हिंदी में ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना, हिंदी में 11 होती है। मात्राओं की संख्या बाबू भैया 10 क्यों होती है, क्योंकि बाबू भैया ए की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि कै, ठीक है, तो इसमें मात्रा थोड़ी लगी हुई है, इसको इसको हम मात्रा नहीं मानते। मात्रा कब मानते हैं, जब इस तरीके से का लिख दिया जाए। कुल मिला के आप भी ये जानते होंगे शुरू से कि भाई इसमें किसमें ए में कोई मात्रा नहीं होती, आ इन सभी की होती है। कुल मिला के कितने हो गए, स्वर तो हो गए 11, ए की मात्रा नहीं होती, इसकी वजह से मात्राओं की संख्या 10 हो गई। ये सब आप जानते हैं पहले से, इतने होशियार आप पहले से हैं, ठीक है। अब चलते हैं, स्वर की बात हो चुकी है, स्वर कितने होते हैं। व्यंजन पे चलते हैं, क्योंकि हमने वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। व्यंजन पे चलते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग लेना ही पड़ता है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। मैंने बोला था क, न, प, ये शुद्ध व्यंजन है, तो इनको हम बोल नहीं सकते, इनको बोलने के लिए हमको किसी न किसी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से क, का, की, जब क भी बोलते हैं तो हमको ए की आवश्यकता पड़ती है बोलने के लिए, ए स्वर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो कुल मिला के स्वर हुए 11, ठीक है, व्यंजन हुए 33, व्यंजन हुए बाबू भैया कितने, 33 हुए, जोड़ करके कितने हो गए, टोटल 44 हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। लेकिन लेकिन किंतु परंतु एक चीज आपको यहाँ पे फोकस करनी है विशेष, हिंदी निदेशालय 1966 स्थापना हुई होगी, उसके अनुसार कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए वर्णमाला 52 टैक नहीं है, 52, और देवनागरी लिपि के अनुसार ही पूछा जाए, मानक लिपि है हिंदी की, तो उसके अनुसार भी 52 मानी गई है। 52, 44, 52, ठीक है, कितने का अंतर है, 6 + 2, 8 का अंतर है बाबू भैया, ठीक है, 8 वर्ण और जोड़ दिए यहाँ पे। तो नॉर्मली पूछा जाए हिंदी वर्ण वाला वर्णों की संख्या तो 44 होगी बाबू भैया, ठीक है। लेकिन इसे पूछ लिया जाए कि हिंदी निदेशालय या देवनागरी लिपि के अनुसार तो 52 होगी, भाई साहब निचोड़ कंप्लीट करवा दिया आपको, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अगर बनता है तो, ठीक है, अन्यथा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं, हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया, कौन कौन कितना कितना होता है और किस तरीके से होता है, किसको स्वर को तो स्वतंत्र बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन को स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही है। अब चलते हैं, इनको पढ़ लिया तो इनके वर्गीकरण के बारे में पहले पढ़ेंगे हम, स्वरों का वर्गीकरण। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोड़ के ना जाइए, लगातार कंटिन्यू देखिए, दोबारा जिंदगी में दूसरी चीज को देखने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ निचोड़, छोटी से लेके बड़ी एग्जाम तक। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 भागों का मतलब ये नहीं है कि स्वरों को जैसे कि ए, आई, कुल मिला के 5 तरीकों से बांटा गया है, उनके भी अलग अलग भाग है। जैसे कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को बांटा गया है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ठीक है, और नासिका के आधार पर। कुल मिला के स्वरों को 5 आधारों पर, यहाँ पे गलत लिख दिया, 5 भागों में बांटा गया है, 5 आधारों पर, आधारों पर बांटा गया है। ध्यान रखना, आपको 5 आधारों पर बांटा गया है। पीडीएफ में भी आप सही कर लेना इसको, ठीक है, पीडीएफ में भी थोड़ा प्रिंट, पीडीएफ यही है, ठीक है। तो कुल मिला के 5 आधार क्या है आपको याद रखना, याद नहीं रखना है, कुल मिला के कह रहा हूं कि भाई उच्चारण अवधि के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर, ठीक है। अब रखना है याद आपको यहां से, ठीक है, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण 2 भागों में, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब फोकस करना बिल्कुल 100% वाला। लघु स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। सीधा कहने का मतलब क्या है बाबू भैया, कहना क्या चाह रहे हो,
मतलब कहना क्या चाह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जिनमें एक मात्रा होती है उनको लघु स्वर कहते हैं। अब ए, ई, उ और री, ये एक मात्रा है, मतलब ये दीर्घ नहीं है कुल मिला के, तो ये लघु स्वर होंगे। तो लघु स्वरों की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। अब इन लघु स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं और या हासु स्वर कहते हैं। हासु का मतलब लघु या छोटा होता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर पे, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। दुगना क्यों लगेगा? क्योंकि लघु स्वर में एक मात्रा थी, इनमें दो मात्रा होती है, तो दो मात्रा का समय लगता है, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब दो मात्रा का कैसे लगता है? जैसे कि कुल मिला के पहली बात तो ये ध्यान रखना है, लघु स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर होते हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये सजातीय विजातीय क्या है, ये मिलके क्या बना, सब कुछ अब क्लियर करवा देता हूँ। जो ए देखा है आपने बाबू भैया, अगर ए आ में ई जुड़ेगी तो ए बनेगा। क्या जुड़ेगा? ए आ में ई जुड़ेगी तो ए बनेगा। और आई बनाना है तो पहले ए आ में क्या जुड़ेगी? ए और आई जुड़ेगी, ए और आई जुड़ेगी तो आई बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ओ कब बनेगा? जब ए आ में उ जुड़ेगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है दोनों तरफ से, लेकिन ठीक है, ए आ में से कुछ आ जाए और उ में से कुछ भी आ जाए, प्लस के आगे पीछे, ठीक है, तो ओ बनेगा। लेकिन औ बनाना है तो ए आ तो आगे आएगा, उसके बाद में या तो ओ आए या खुद औ ही आए, तब जाके औ बनेगा, ठीक है। अब मैंने इनको ए, आ, उ, अरे यार क्या बोल गया मैं, आ, ई और उ, इसको सजातीय लिखा है और इनको विजातीय लिखा है, ऐसा क्यों? अब बताते हैं। आ कैसे बनता है? आ बनता है ए प्लस ए से। ई कैसे बनता है? ई बनता है ई प्लस ई से, ठीक है। ई प्लस ई से, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ई प्लस ई से। ऊ कैसे बनता है? ऊ बनता है बेटा ऊ ऊ प्लस ऊ से, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है? यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर ही कर देता हूँ, सीधा लिख देते हैं, फालतू चीजें नहीं लिखते हैं। ई और ई, कुल मिला के ई जुड़ेगा इसमें, फालतू चीजें नहीं जुड़ेगी। या तो ये छोटा ई जुड़ जाए या बड़ा ई जुड़ जाए, थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। ई का मतलब ई, ई प्लस ई, ठीक है। ऊ का मतलब ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ, ठीक है, इस तरीके से। तो दीर्घ स्वरों में अब विजातीय की बात कर लेते हैं। विजातीय का हमने यहाँ पे लिख ही रखा है। तो आप क्या यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे समान चीजें जुड़ रही है, ए जुड़ रहे तब जाके आ, इस इसलिए इसको सजातीय बोलते हैं। यहाँ पे भी ई ही जुड़ रहा है, ई के साथ ऊ नहीं जुड़ रहा है, मतलब इसके साथ ई के साथ ई ही जुड़ेगा, ऊ के साथ ऊ ही जुड़ेगा, तब जाके ये बनेंगे। तो कुल मिला के इसमें समान समान जुड़ते हैं, इसलिए सजातीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए आ के बाद क्या ए आ जुड़ रहा है? नहीं, ए आ के बाद ई, मतलब अलग अलग जुड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग है, हर जगह दोनों अलग अलग है, इसलिए इनको विजातीय कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब इनको संधि स्वर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? दीर्घ स्वरों को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना इंपॉर्टेंट है। दीर्घ स्वरों को ही संधि स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संधि होती है, जैसे कि दीर्घ संधि हुई तो कुल मिला के ए जुड़ के दीर्घ ही बनाता है। कुल मिला के जो भी संधि होती है, जहां पे भी संधि होती है तो दीर्घ ही स्वर आते हैं, ठीक है, दीर्घ ही स्वर आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? जैसे कि दीर्घ संधि में भी ए जुड़ के आ बनाता है, ठीक है। और इसी तरीके से किस संधि की बात करें? वृद्धि संधि में भी जैसे कि ए, वृद्धि संधि में आई, जहाँ पे आई आ जाए औ आ जाए, वहां पे वृद्धि संधि होती है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे भी दीर्घ स्वर होते हैं वहां पे क्या होती है? संधि होती है, ठीक है। तो कुल मिला के संधि में क्या आते हैं? दीर्घ स्वर आते हैं, ये ह्रस्व स्वर नहीं आते, ठीक है। इसकी वजह से दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, संधि स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि संधि होगी कब? जब दो चीजें मिलेगी, और जब दो चीजें मिलेगी तो दीर्घ चीज बनाएगी। तो हमेशा दीर्घ स्वर जहां पे आएंगे वहां पे संधि होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की जगह संधि नहीं होती, इसकी वजह से इनको दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। अब हमने पढ़ लिया उच्चारण अवधि के आधार पर, जिसमें मतलब उच्चारण में जितना समय लगता है उस आधार पे। तो एक तो था लघु स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या मूल स्वर भी कहते हैं, दूसरा था दीर्घ स्वर। अब चलते हैं आगे ओष्टाकृति के आधार पर। इसको फटाफट खींचेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप समझ पाएंगे इजीली। ओष्टाकृति के आधार पर जब ओट वृत्ताकार, जैसे कि वृत्ताकार स्वर, ओष्टाकृति के आधार पर दो स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर।
वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। जैसे कि बोल के देख लीजिए, ऊ ओ औ, तो इनमें आपका मुंह मतलब आगे से गोल हो गया वृत्त की तरह। अब इसके अलावा जो भी बचे हैं, ये चार क्या कहलाते हैं, ये चार हैं जो क्या है वृत्ताकार स्वर। इसके अलावा जो भी बचे हैं उनमें होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, तो वो अवृत्ताकार कहलाते हैं। यह सात आप पढ़ लीजिएगा, इनमें आपकी ए बोलेंगे क्या मुंह गोल हो रहा, नहीं हो रहा। इस तरीके से इन सातों में मुंह गोल नहीं होगा। अब पढ़ते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि बाबू भैया हम यहाँ पे हमारी जीभ बना लेते हैं, ठीक है। अब इस जीभ के माध्यम से समझेंगे। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय, मतलब ये वाला भाग आगे आगे का भाग सक्रिय रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि बोल के देख लीजिए, यहाँ पे ई री ए आई, ई री ए आई, ठीक है। यहाँ पे पांच स्वर अग्र स्वर हैं। यहाँ पे ई, इनको याद करने का पैटर्न ये है कि यहाँ पे मतलब यानी कि आपको दिमाग की फिट कर लेना है कि जैसे कि ई, उसके बाद री, उसके बाद ए और आई, इस तरीके से आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ये अग्र स्वर कहलाएंगे, ठीक है। मध्य स्वर, मध्य स्वर क्या है, मध्य स्वर एकदम एक तरीके से फिट बिठा लेना है आपको। ए बोलते हैं तो जीभ का मध्य वाला भाग काम करता है, तो कुल मिला के मध्य स्वर अ हुआ। और बचे जो स्वर कहलाएंगे पश्च स्वर। तो कुल मिला के आपको दो स्वर याद हो गए, अग्र और मध्य स्वर। तो पश्च स्वर ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। पश्च स्वर में आएगा ए, यहाँ पे आ गया तो आ आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अग्र मध्य और पश्च स्वर याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कोई सी भी ट्रिक लगाइए, फंडा लगाइए, आपको इन दोनों को याद कर लेना है, अगला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। पश्च स्वर होते हैं जिनमें जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। और जीभवा की क्रियाशीलता के आधार पर देख लिए। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर होते हैं संवृत स्वर, अर्ध संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद और विवृत का मतलब होता है खुला। संवृत अंतराल विवृत अंतराल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो संवृत का मतलब होता है बंद और विवृत का मतलब होता है खुला, ठीक है। तो चार प्रकार के होते हैं, किसके आधार, मुख्य के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख्य क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। तो स्वर संवृत स्वर का मतलब नाम से पता चल रहा है, मतलब जिसमें मुंह बंद हो जाता है, वृत्त के समान बंद रहता है, ठीक है, बंद ही रहता है। उसमें क्या होता है, इसको क्रम से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ई के बाद उ, उसके बाद री आ जाता है, ठीक है। ये पांच स्वर क्या है यहाँ पे, संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर जिनमें मुंह बंद तो रहता है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत खुला भी रहता है, ठीक है। उसमें ए ओ आएगा, ठीक है, ए और ओ आएगा अर्ध स्वरत स्वर में। याद करना है इनको बाबू भैया, इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद कर ही लेना है। अब चलते हैं विवृत स्वर पे, जिसमें मुंह खुला रहता है। इसको किसी का बाप नहीं भुला सकता आपको। विवृत का मतलब मुंह खुला। तो मुंह खुला कब रहेगा, मुंह को इस तरीके से खोलेंगे आप। आ बोल के देख लीजिए, मुंह खुलेगा सभी के बाप का। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बाप का, भाई मतलब कहने का मतलब जिसका मुंह नहीं खुलता है, कहने का मतलब समझिए, लैंग्वेज पर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा है, कोई भी हो, उससे आप बुला के देख लीजिए, मुंह बंद करके बोल ही नहीं सकता। ऐसे भी मतलब मुंह को कम बंद करके भी नहीं बोल सकता। मुंह फुली रूप से खोलना पड़ेगा, मतलब विरोध का मतलब फुल रूप से मुंह खुला हुआ, तब जाके क्या आ बुलाव में आएगा। आ के अलावा अन्य को आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विवृत स्वर आपको हमेशा याद रहेगा। विवृत का मतलब खुला, खुला का मतलब आ, ठीक है। अर्ध विवृत जिसमें मुंह तो खुला रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बंद भी रहता है, ठीक है। तो उसमें बचे हुए आ जाएंगे ए आई, आई और औ, ठीक है। तो इन चारों को याद कर लेना, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इन्हीं में कठिनाई आएगी आपको, किसमें, एक तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर और एक नासिका के आधार पर। इन दोनों में ही, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। इन दोनों को ही टाइम देना है, अन्यथा सभी के सभी आपको एज इट इज याद हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। कुल मिला के अग्र स्वर पांच होते हैं, इस तरीके से संवृत स्वर भी पांच होते हैं, अर्ध संवृत स्वर दो होते हैं, और विवृत स्वर आपको आ याद ही रहेगा। अब चलते हैं नासिका की क्रियाशीलता के आधार पर। स्वरों की बात हो रही है, व्यंजन पे नहीं जाएगा। नासिका के आधार, निरअनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक का मतलब जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निरअनुनासिक कहलाती है। तो सभी के सभी स्वर 11 के 11 इसमें आ जाएंगे, जिनमें कि नाक की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अ आ इ ई। लिंग जैसे ही इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उनमें एंग आंग, ठीक है, जैसे कि अंग, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएंगी, अनुनासिक ध्वनियां हो जाएगी, क्योंकि इनमें नाक
नाक का भी प्रयोग होगा। तो सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, अगर पूछ लिया जाए स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुनासिक निरनुनासिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो निर अनुनासिक आएंगे। क्योंकि आप बोल के देख लीजिए, उसमें नाक की जरूरत नहीं पड़ रही 11 स्वरों को बोलने में। और अनुनासिक स्वर क्या होंगे, जिनमें कि नाक की जरूरत पड़ती है। नाक की कब पड़ेगी, सभी स्वरों में हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तब जाके। अब चलते हैं, हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, व्यंजनों के वर्गीकरण पे। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है, एक तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब इसको समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, आप उच्चारण कर रहे हैं तब आपको क्या क्या प्रयत्न करना पड़ रहा है उसके आधार पर। और दूसरा किया गया है व्यंजनों का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर, सिर्फ और सिर्फ किया गया है यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर। एक तो आप उच्चारण करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ रहे हैं उसके आधार पर, और दूसरा दूसरा किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या 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 बोला मैंने, उच्चारण स्थान का मतलब क्या है कि किससे उच्चारण हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, मुर्दा से हो रहा है, उससे, वो तो हो गया उच्चारण स्थान। लेकिन उच्चारण करते समय क्या क्या प्रयत्न करना पड़ रहा है, ठीक है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो उस प्रयत्न के आधार पे भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न में भी अलग अलग भाग हैं। उच्चारण प्रयत्न में भी जैसे कि पहला, जिह्वा या अन्य भागों के द्वारा, जब हम किसी भी व्यंजन को बोलेंगे तो कुल मिला के जिह्वा या अन्य भागों के द्वारा श्वास का अवरोध होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था। अब आप कहेंगे बाबू भैया आपने स्वरों का वर्गीकरण तो आपने बताया नहीं, जीवा अन्य भागों के श्वास के अवरोध क्या था। मैंने क्या बोला, स्वर क्या होते हैं जिनमें अवरोध ही नहीं होता, बोला सीधा ही बोला जाता है उनको, उनमें कोई अवरोध नहीं आता, तो उनका फिर अवरोध नहीं आता, तो अवरोध के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे। व्यंजनों में ही अवरोध आता है, ठीक है, तो व्यंजनों में ही रुकावट आती है, ठीक है। स्वर का मतलब क्या है, स्वतंत्र उच्चारण वाले, और व्यंजन का मतलब क्या है, रुकावट वाले। तो रुकावट व्यंजनों में होती है, इसके कारण ही उनका प्रयत्न के आधार पर, मतलब रुकावट के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला वर्गीकरण होगा जिह्वा या अन्य अवयवों के द्वारा जब श्वास का अवरोध किया जाता है तो उसके आधार पर। तो पहला आता है स्पर्शी। स्पर्शी पहला आता है स्पर्शी, जैसे कि यहाँ पे स्पर्शी में क्या क्या देखेंगे अपन, क वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, जैसे कि हमारे पास व्यंजन में वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, ठीक है। इनमें क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, इस तरीके से टोटल 25 होते हैं। तो इनको स्पर्शी व्यंजन 25 किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं। ये पूरे पूरे 25 के 25 स्पर्शी में काउंट किए जाते हैं संस्कृत में। लेकिन हमारे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, जो ये च वर्ग होता है इसको इसको स्पर्श संघर्षी में डाल दिया जाता है। इसकी वजह से इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो स्पर्शी में केवल और केवल स्पर्शी में क, ट, त और प वर्ग बचते हैं। उनमें से भी इनके जो पांचवा वर्ण है, जो कि नासिका वाला वर्ण होता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। तो कुल मिला के प्रत्येक में चार चार रह जाते हैं, चार चार रह जाते हैं। तो चारों में चार रहेंगे तो कुल मिला के 16 वर्ण हो जाएंगे। तो स्पर्शी वर्ण क्या होंगे, क वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण। तो प्रारंभ के 4, क वर्ग के प्रारंभ के 4, ट वर्ग के प्रारंभ के 4, त वर्ग के प्रारंभ के 4, प वर्ग के, कुल मिला के 16 वर्ण क्या होंगे, स्पर्शी होंगे। अलग अलग किताबों में आलतू फालतू न जाने कितनी चीजें मिलेगी, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो 25 स्पर्शी वर्ण होते हैं भाई साहब, वो संस्कृत में होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं संघर्षी। अब इन संघर्षी को संस्कृत में क्या बोला जाता है, उष्म व्यंजन बोला जाता है। उष्म का मतलब जिनमें संघर्ष करना पड़ रहा है, उष्मा निकल रही है मुंह से बाहर, ठीक है, तो वो हो जाएंगे स है। अगर वहां पे ऑप्शन में उष्म भी दे दिया जाए, मतलब उष्म व्यंजन होंगे, तो उसका मतलब भी संघर्ष ही पूछ रहा है आपसे। तो उष्म या संघर्ष, इसको उष्म भी लिख देता हूं मैं उसमें। तो स है, ये चारों इन्हीं को संघर्षी बोलते हैं, उसमें बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी क्या होंगे, जो स्पर्श भी है और संघर्ष भी है, दोनों का मिक्स है। तो ये च वर्ग के प्रारंभ के चार वर्ण, ठीक है, ये च छ ज झ है, ये स्पर्श संघर्षी होंगे। इनको आपको याद कर लेना, क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। संस्कृत की चीजों को यहाँ पे मिक्स ना करें। नासिक्य वाले प्रत्येक वर्ण के पांचवें वर्ण ण, य, ण, न, म, ठीक है, ये पांचवें वर्ण क्या होंगे, नासिक के वर्ण होंगे, ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा। अब चलते हैं उच्छिप्त। ये होता है, एक तो ड हम पढ़ते हैं, एक ढ हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुल मिला के जब इनमें नीचे की तरफ ये
बिंदु लगा दिया जाता है तो ये उच्चिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उच्चिप्त व्यंजन हिंदी हो चाहे संस्कृत, उन दो ही होते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये मुख्यतया रूप से किस में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में चलते हैं। ठीक है, ये ड और ड है। जब नीचे बिंदु दिख जाए आपको, अगर यहाँ पे ड है आगे बिंदु है, उसका मतलब अलग है। ठीक है, उसका मतलब अलग है। अगर नीचे बिंदु दिखती है बिल्कुल जस्ट नीचे, तो उसका मतलब उच्चिप्त व्यंजन है। उच्चिप्त व्यंजन सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। प्रकंपित, यहाँ पे हलंत आएगा और यहाँ पे भी हलंत आएगा। तो प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं, हलंत वाला र प्रकंपित व्यंजन कहलाएगा। और पार्श्विक व्यंजन क्या कहलाएगा, हलंत वाला ल पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन यहाँ पे ल और व लिख रखा है, यहाँ पे ल को काट लीजिएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये और व आएगा, ये और व आएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। आप पीडीएफ में भी इसको सही कर लीजिएगा। संघर्षहीन मतलब जिनमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जैसे कि वैसे तो यह मुख्य रूप से य व र और ल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में केवल इन्हीं दो को काउंट किया जाता है, य और व को, जो भी हलंत वाले। ठीक है, क्योंकि व्यंजन हलंत में ही होते हैं। तो ये चारों ही क्या होते हैं, संघर्षहीन होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल इन दो को रखा जाता है। ठीक है, तो संघर्षहीन व्यंजन क्या हुआ, य और व हुआ। ठीक है, दोनों में हलंत लगा लीजिएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे हमने किसके आधार पर पढ़ लिया, हमने यहाँ पे उच्चारण पर्यंत के आधार पर फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। जिह्वा में, जिह्वा या अन्य अवयवों में जब श्वास आती है तो उन अवयवों के द्वारा जो अवरोध होता है, ठीक है, उसके आधार पर ये कितने प्रकार के पढ़ लिए हमने, 8 प्रकार के। तो इनको आपको बिल्कुल याद याद रखना है। ठीक है, अब इनका विस्तार नीचे दिया हुआ है, स्पर्शी, संघर्षी। ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब जो कुछ ऊपर समझाया है वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैंने बताया था भी, संघर्षी को उसम भी कहते हैं, तो यहाँ पे डिटेल से लिख दिया गया है। उन चीजों को आप पीडीएफ में जाके पढ़ सकते हैं। अब आगे जब उच्चिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। ठीक है, और ये दो होते हैं, और इनको उच्चिप्त व्यंजन को ताड़नजात, द्विगुण या द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित या हलंत वाला र प्रकंपित होता है, इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण का मतलब क्या होता है, हलंत वाला र। ठीक है, और ये बचा हुआ संघर्षहीन वर्ण। संघर्षहीन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। इन संघर्षहीन वर्ण में वैसे तो य व र और ल आते हैं, हलंत वाले सभी के सभी व्यंजन। ठीक है, लेकिन हिंदी में केवल य और व को ही काउंट किया जाता है, दोनों में हलंत लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो कुल मिला के अर्धस्वर आ जाए, संघर्षहीन वर्ण आ जाए, आपको क्या करना है, यह और वह करना है। अब आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था जो अवयव है हमारे शरीर के, नाक, ये मतलब कुल मिला के जिह्वा, उनमें अवरोध के आधार पर। अब पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। भाई साहब मतलब बाप है एक तरीके से ये, मतलब इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, संस्कृत हो चाहे हिंदी, दोनों में समान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो उनको जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से क्लियर करना है। एक तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, दूसरा है प्राण वायु श्वास के आधार पर, मतलब श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है उसके आधार पर। दोनों को ध्यान रखना है। एक तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, इसके भी दो भेद होंगे, और जो प्राण वायु है या श्वास के आधार, इसके भी दो भेद होंगे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष, सघोष को घोष भी कहते हैं। ठीक है, अघोष और घोष दो तरीके से इसके क्या होंगे, भाग होंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होंगे। अब इन दोनों चीजों को मैं क्या कह रहा हूं, आपको अघोष को किसके साथ मैच करते हुए पढ़ना है, अघोष को आपको महाप्राण के साथ। ठीक है, और मैं तो इसको मतलब कुल मिला के सभी को अलग अलग खुद के माइंड से ट्रिक बनानी है, मेरी वाली ट्रिक आपको फॉलो नहीं करनी है, और मैं इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने केवल हिंट दे दिया है, महाप्राण वर्ण और ये अघोष थोड़े मिलते जुलते हैं। ऐसे मिलते जुलते हैं क्योंकि इसमें भी दो दो वर्ण आते हैं, और महाप्राण में भी दो दो वर्ण आते हैं। सब कुछ आप अगर एक साथ पीडीएफ को देखेंगे क्लियर हो जाएगा। पहले हम पढ़ा देते हैं आपको, स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भाग होते हैं, अघोष और घोष, या इसको सघोष भी बोलते हैं। अब पहले घोष का अर्थ जान लेते हैं। घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन। ठीक है, गूंज, नाद, कंपन। तो अघोष क्या होंगे, जिनमें गूंज, नाद, कंपन नहीं होगी, क्योंकि अघोष का मतलब क्या है, भाई जिनमें घोष नहीं हो, मतलब घोष का मतलब गूंज, नाद, कंपन, घोष का मतलब गूंज, नाद, कंपन है। तो अघोष क्या होंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है,
और उसके साथ क्या आते हैं, उष्म व्यंजन आते हैं, उनमें है को छोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आ गया, तो कुल मिला के 5 वर्ग है, प्रत्येक में से दो दो लेंगे तो 5 गुणा 10 बराबर 10 तो ये आ जाएंगे, 10 तो ये हो गए, ठीक है। और उष्म व्यंजन क्या होते हैं, स है, ठीक है। तो इसमें अघोष में है को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 मिल गए, ये टोटल 13 हो गए। तो अघोष क्या होते हैं, जिनमें पहला दूसरा वर्ण आता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, और 3 वर्ण आते हैं उसमें से, और है किस में चला जाता है, फिर घोष में से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अघोष के साथ महाप्राण को लेके चलिएगा। महाप्राण को कैसे लेके चलिएगा, पहले बता देता हूँ, श्वास या प्राण वायु के आधार पर। इसमें भी दो होते हैं, अल्प प्राण मतलब जिसमें जिन वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से कम मात्रा में वायु निकलती है। अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलती है। महाप्राण मतलब जिसमें सांस ज्यादा लेनी पड़ती है और मुख से सांस अधिक मात्रा में निकालनी पड़ती है। नाम से पता चल रहा है महाप्राण, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अघोष को महाप्राण के साथ और सघोष को या घोष को अल्प प्राण के साथ लेके चलना है। हमने पढ़ा था अभी अघोष। अघोष में क्या होता है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, कुल मिला के इसमें क्या आ रहे हैं, दो ही वर्ण आ रहे हैं, पहला दूसरा, और ये उष्म व्यंजन आ रहे हैं है को छोड़ के, ठीक है किस में चला गया, घोष में। लेकिन यहाँ पे महाप्राण में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो ही वर्ण आएंगे, लेकिन वो वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाएगा। जैसे कि वर्ग के 2 3 4 और 5, 5 वो होते हैं, क्या होते हैं, वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, क वर्ग के हुए, च वर्ग के हुए। तो उसमें महाप्राण में दो और मतलब दूसरा और चौथा वर्ण ही आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण ही आएगा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण ही आएगा। इसमें भी दो आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि महाप्राण में भी दो ही आते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग से दो दो ही उठाए जाते हैं, लेकिन महाप्राण में दूसरा और चौथा उठाया जाता है प्रत्येक वर्ग का। और अघोष में सिर्फ और पहला और दूसरा उठाया जाता है, ठीक है। और महाप्राण में भी क्या होता है, उस व्यंजनों को शामिल किया जाता है, उस व्यंजनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। उस व्यंजनों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे उसमें व्यंजनों को शामिल किया जाता है महाप्राण में, लेकिन यहाँ पे है को नहीं हटाया जाता है। इसकी वजह से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो अघोष होता है उसमें भी उष्म व्यंजनों को शामिल किया जाता है, महाप्राण में भी उष्म व्यंजनों को शामिल किया जाता है, लेकिन क्या ध्यान रखना, महाप्राण में है भी आता है। इसकी वजह से यहाँ पे 14 वर्ण होंगे, ठीक है। अब चलते हैं घोष की तरफ। थोड़ा घिचपिच लग रहा होगा, लेकिन आप इसको क्लियर करिएगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अघोष को महाप्राण के साथ ही याद रखा जा सकता है। घोष में क्या होता है, वे वर्ण जिनमें गूंजनाद कंपन होता है, घोष का मतलब पता ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें पहला और दूसरा वर्ण ले लिया तो बचे हुए वर्ण इसमें आएंगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का, ठीक है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा घोष में। यहाँ पे ले रखें तो तीन, प्रत्येक वर्ग में से तीन तीन लेंगे तो पांचों में से तीन लेंगे तो कुल मिला के 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। और 15 में फिर ये अंतस्थ वर्ण कहते हैं, संस्कृत में इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये चार होते हैं अंतस्थ, लेकिन ये चार हैं, लेकिन क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने अघोष में है को छोड़ दिया था, है को छोड़ दिया था। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये है इसमें जुड़ गया घोष वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गए, तो कुल मिला के ये 4 तो अंतस्थ हो गए, ये रहा लव है, और ये है मिलके 5 हो गए, ठीक है। और ये 13 यहाँ पे स्वर हो गए। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि घोष को अल्प प्राण के साथ पढ़ना है, अघोष को महाप्राण के साथ, क्योंकि घोष में भी एज इट इज यही चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे ये 3 वर्ण होते हैं वो अलग लिए जाते हैं। घोष में भी क्या होता है, घोष में भी अंतस्थ वर्ण शामिल किए जाते हैं, और अल्प प्राण में भी अंतस्थ वर्ण शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 31 हो गए कुल मिला के ये। तो ये घोष का पता चल गया होगा, सभी स्वर किस में आते हैं, घोष में आते हैं, और सभी स्वर किस में आता है, घोष में आते हैं। अंतस्थ वर्ण किस में आते हैं, यरलव है, घोष में आते हैं। और है जो कि उसमें है, वो भी किस में आता है, घोष में आता है। तो कुल मिला के चीजें आपको आपके तरीके से याद करनी है। मेरा तरीका मैं ये बताता हूँ कि मैं किस तरीके से याद करता हूँ। मैं घोष को किसके साथ कंबाइन करता हूँ, अल्प प्राण के साथ। अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण में भी प्रत्येक वर्ण से 3 ही लिए जाते हैं, लेकिन इसमें क्रमागत लिए जाते हैं, एक छोड़ के एक, पहला तीसरा और पांचवा लिया जाता है अल्प प्राण में। और इसमें लगातार 3 लिए जाते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। इनमें बस इतना सा अंतर है, इसके अलावा सब चीजें सेम है। सब चीजें कैसे सेम है, यहाँ पे भी अंतस्थ लिए जा रहे हैं, अंतस्थ वर्ण चारों के चारों यर लव है, और यहाँ पे भी अंतस्थ वर्ण यर लव लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है लिया जा रहा है, किसमें किसमें लिया जा रहा है, घोष में है लिया जा रहा है, क्योंकि है अघोष से उसको निकाल दिया गया था, ठीक है, उसमें व्यंजन को। लेकिन यहाँ पे है नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 30 हो जाएंगे ये। इसमें भी सभी स्वर काउंट किए जाते हैं।
अब चलते हैं महाप्राण पे। महाप्राण मैंने आपको बता ही दिया, इसमें दूसरा चौथा है, क्योंकि इसमें क्रमागत लिए जाते हैं। अल्प महाप्राण में क्रमागत लिए जाते हैं। सम किस में आएंगे? सम वाले महाप्राण में आएंगे। दूसरा चौथा इसमें लिया जाता है। और सभी के सभी क्या आ जाते हैं इसमें? सभी के सभी उसमें वर्ण आ जाते हैं। उसमें वर्ण है 4 होते हैं, तो सभी के सभी आते हैं महाप्राण में। है को नहीं छोड़ा जाता, बल्कि अघोष में क्या कर दिया जाता है? अघोष में उस वर्ण तो आते हैं लेकिन है को छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से वहां पे 13 रह जाते हैं और यहाँ पे 14 हो जाते हैं। तो ये चीजें देखो, मैं सीधी बात बोलना चाहता हूँ आपको। अघोष को अघोष को महाप्राण के साथ घोष को और घोष वाले को अल्प प्राण के साथ कंबाइन करते हुए पढ़ना है और इनको बार बार देखना है भाई चीजें कैसे मैच हो रही है, तब जाके आपको 100% याद होगा। इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सामने पीडीएफ रखनी है। पहले वीडियो देखना है, उसके बाद पीडीएफ रखनी है, 100% क्लियर होगा। अब चलते हैं, ये 3 आधार पे कुल मिला के हमने इसके वर्गीकरण पढ़े थे। व्यंजनों के वर्गीकरण 2 प्रकार के पढ़े थे। पहला प्रयत्न के आधार पर उच्चारण करेंगे तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न के समय क्या क्या चीजें आएंगी सामने कि जो हमारे जीवा व अन्य अवयव है वो श्वास को अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो उसके आधार पर हमने देख लिया। दूसरा आता है किसके आधार पर? दूसरा आता है तन, जब उन अंगों में पहला तो अवरोध हो रहा है, उन अंगों में फिर कंपन होगा, तो उसके आधार पर हमने देख लिया। उसके बाद जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो श्वास अधिक और कम लेनी पड़ेगी, तो उस आधार पर देख लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो संस्कृत के सूत्र है वो भी यहीं पे काम करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में आपने सूत्र याद कर लिए होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो अ है, यहाँ पे अ है, ठीक है, इसको पकड़िएगा, आगे आगे वाली चीजों को पकड़िएगा। अ है, उसके बाद कु है, उसके बाद है। ठीक है, तो अ का मतलब अ आ। अ का मतलब क्या है? अ का मतलब अ आ है। ठीक है, अ का मतलब अ आ। कु का मतलब का वर्ग, जिसमें 5 वर्ण आ गए। और है का मतलब है। और विसर्ग का मतलब विसर्ग। ठीक है, तो अकुह विसर्जनीय नाम मतलब अ आ का, क का, वर्ग का, क ख ग घ ड़ और है और विसर्ग का, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्योंकि इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा। अकुह विसर्जनीयम कंठ है, मतलब इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। अब चलते हैं ईचु यशानाम तालु। ठीक है, ये सभी के सभी संस्कृत के सूत्र हैं। अगर आपने इनको याद नहीं किया है तो आपका एक दिन चला जाए, लेकिन बाबू भैया हम कह रहे हैं आप इनको याद कर लीजिए, इनके बिना आपका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ईचु यशानाम तालु, ई को पकड़िए। ई का मतलब ई, चू का मतलब च वर्ग, 5 वर्ण आ गए। और य और श एजिटी उतार लिया, इनका उच्चारण स्थान होता है इचु यसनम तालु। तो तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। कंठ, जैसे कंठ को पकड़िए आप मुंह में, आपके मुख पे कंठ को पकड़िए, उसके ऊपर तालु आता है, तालु के ऊपर मुर्दा आता है। ठीक है, मुर्दा का मतलब तालवा होता है जो आपकी जीभ के ऊपर होता है, और दांत जानते हैं, ओठ भी आप जानते हैं। अब अगला तीसरा सूत्र आता है, माहेश्वर सूत्र है। ये 14 के 14 माहेश्वर सूत्र है। नहीं, ये माहेश्वर सूत्र नहीं है, ये तो क्या है? ये तो एक तरीके से फॉर्मूला है जो कि हम संस्कृत में पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र अलग होते हैं। ठीक है, आई ऊण रीलर का वो होते हैं। ठीक है, संस्कृत की बात संस्कृत में करेंगे। अब चलते हैं तीसरे सूत्र पे। रीटू रसाणाम मुर्दा, री हो गया। ठीक है, संस्कृत में 2 री आते हैं, यहाँ पे केवल एक ही री है। ठीक है, ट वर्ग हो गया और श हो गया, र और श हो गया। ठीक है, र और श हो गया, इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है। इस तरीके से ल तू, वहां पे संस्कृत में आता था ल तू लसा नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ल हिंदी में होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ल को हटा देंगे, तू लसा नाम दंत है। तो कुल मिला के त वर्ग और ल और श, कुल मिला के आपने सुना होगा, मतलब पढ़ाते समय टीचर बोलते हैं तालु स। तालु स का मतलब ये वाला स होता है, स लगाऊंगा। आपको आपने ये भी सुना होगा मुर्दा स। मुर्दा स का मतलब होता है स षटकोण का। और दंत स का मतलब होता है ये वाला, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान इस वाले स का दंत होता है। अब चलते हैं उपपदमानियम ओष्ठ है। ठीक है, उपपदमानीय वर्ण यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, वो संस्कृत में होते हैं, तो उसी से यहाँ पे मतलब उनको छोड़ देंगे। उ का मतलब उ आ जाएगा, पु का मतलब प वर्ग आ जाएगा, उनका उच्चारण स्थान होठ होता है। ठीक है, और ये चारों पांचों के पांचों जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के लास्ट में 5वें वर्ण होते हैं। ये पांचों के पांचों वर्ण, उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। वकारस्य दंतोष्टम, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्टम। दंत और ओष्ठ, दंत कौन से वाले? ऊपर के दांत, और ओष्ठ नीचे वाले, तो कुल मिला के ये पूछा जाएगा दंतोष्टम। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ए दयितो कंठ तालु, मतलब ए आई, ए दयितो। ठीक है, इसका मतलब ए यहाँ पे आ रहा है, और इस ए का मतलब ये वाला ए है। ठीक है, तो ए दयितो कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु इनका उच्चारण स्थान है। कंठ और तालु कैसा हुआ? क्योंकि ए आ अकुवे विसर्जनयाम कंठ से
ए आ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो गया, और ई चू ऐसा नाम तालु से ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु मिलेगा जुड़ के, ठीक है, तो कंठ तालु मिलेगा। ओ दऊ तो कंठोस्तम, ठीक है, तो ओ और औ, ओ और औ, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्टम। वो कैसे हुआ, अ आ मिला और उ मिला तो ओ बना, ठीक है, तो अ आ का उच्चारण स्थान कंठ हुआ और उ का उच्चारण स्थान ओट हुआ, ओष्ठ हुआ, तो उसको मिलके ये बना, ठीक है। तो कुल मिला के इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ, ठीक है। इस तरीके से आपको ओ और औ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठोष्ठ बताना है, ठीक है, और ए आई का पूछे तो कंठ तालु बताना है। अब आगे चलते हैं। है है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका काकल्य या अलीजीवा उच्चारण स्थान होता है। और मसूड़ा किसका होता है, एक तो आपको क्या याद रखना है, य र ल वाली लाइन में से र और ल का, और एक न का, और एक स का, और एक ज का, ठीक है, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मसूड़ा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अगर याद नहीं हो तो जो चीजें याद हो रही है ये 10 के 10, ठीक है। ये वाला है वाला इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब कुल मिला के ये सूत्र तो आपको याद करने ही है, ये वाले सूत्र, ठीक है, जो कि संस्कृत में भी काम आएंगे, यहाँ पे भी काम आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट है तो धड़ाम से आप कमेंट सेक्शन में गिर जाइएगा, जो कुछ लिखना है वहीं पे लिखिएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो। और जो भी क्वेश्चन है आप पूछिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वहाँ पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।